अगर मैं आपसे पूछूं कि सूरज के बाद हमारा सबसे करीबी तारा कौन सा है, तो शायद आप रुक जाओगे, क्योंकि हम रोज सूरज देखते हैं, लेकिन उसके बाद जो अगला तारा हमारे सबसे करीब है उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो तारा है प्रॉक्सिमा सेंटौरी, सिर्फ 4.24 लाइट ईयर्स दूर। अब सुनने में 4.24 कुछ खास नहीं लगता, लेकिन जब आप समझोगे कि लाइट ईयर असल में कितना बड़ा डिस्टेंस होता है, तब आपको एहसास होगा कि ये करीबी भी कितना दूर है। लेकिन प्रॉक्सिमा सेंटौरी सिर्फ इसलिए इंटरेस्टिंग नहीं है कि वो पास है, असल में उसके चारों तरफ एक प्लैनेट घूम रहा है। प्रॉक्सिमा सेंटौरी भी साइज में लगभग अर्थ जैसा और हैबिटेबल जोन में भी है, और थ्योरेटिकली वहाँ लिक्विड वाटर हो सकता है। मतलब सवाल उठता है, क्या ये हमारी दूसरी अर्थ हो सकती है, या फिर ये सिर्फ एक इल्यूजन है, एक ऐसी दुनिया जो रहने लायक दिखती है लेकिन असल में इंसानों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आज हम प्रॉक्सिमा सेंटौरी और उसके पूरे सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, डिस्टेंस से लेकर प्लैनेट तक, होप से लेकर डेंजर तक, और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे, अगर ये हमारी सबसे नज़दीकी दूसरी दुनिया है तो क्या हम सच में वहाँ सर्वाइव कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, प्रॉक्सिमा सेंटौरी 4.24 लाइट ईयर्स दूर है, लेकिन ये 4.24 असल में है कितना, क्योंकि जब हम स्पेस की बात करते हैं तो हम किलोमीटर में बात नहीं करते, हम लाइट ईयर्स में बात करते हैं, और लाइट ईयर सुनते ही लोगों को लगता है कि ये टाइम है, लेकिन असल में ये डिस्टेंस है। लाइट की स्पीड है लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में लाइट अर्थ के चारों तरफ लगभग 7 बार घूम सकती है। अब इमेजिन करो, वही लाइट अगर एक पूरा साल ट्रैवल करे तो वो जितनी दूरी तय करेगी उसे कहते हैं एक लाइट ईयर, और वो डिस्टेंस है लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। अब प्रॉक्सिमा सेंटौरी हमसे 4.24 लाइट ईयर्स दूर है, मतलब लगभग 40 ट्रिलियन किलोमीटर। 40 के बाद 12 जीरो, ये वो नंबर्स हैं जिन्हें हमारा दिमाग प्रॉपर्ली इमेजिन भी नहीं कर सकता। कंपैरिजन के लिए, अर्थ और सन के बीच की दूरी है लगभग 150 मिलियन किलोमीटर, मतलब प्रॉक्सिमा सेंटौरी हमसे सन की तुलना में लाखों गुना ज्यादा दूर है, फिर भी उसे हम सबसे करीबी तारा कहते हैं। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है, हमारा सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 लगभग 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, और ये इंसान द्वारा बनाया गया सबसे दूर गया ऑब्जेक्ट है। अगर आज हम वॉयेजर को सीधा प्रॉक्सिमा सेंटौरी की तरफ भेज दें तो उसे वहां पहुंचने में लगभग 73,000 ईयर्स लगेंगे। सोचो, 73,000 ईयर्स पहले इंसान गुफाओं में रहते थे, ना सिविलाइजेशन थी, ना शहर, ना एग्रीकल्चर, और अगर हम आज भेजें तो 73,000 ईयर्स बाद शायद इंसान की सिविलाइजेशन वैसी भी ना हो जैसी आज है। तो टेक्निकली प्रॉक्सिमा सेंटौरी करीब है, लेकिन प्रैक्टिकली अभी के लिए ऑलमोस्ट अनरीचेबल है। लेकिन फिर सवाल आता है, इतनी दूर होने के बावजूद ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ कोई रैंडम स्टार नहीं है, ये हमारा डायरेक्ट स्टेलर पड़ोसी है। अगर कभी फ्यूचर में इंसान किसी दूसरे स्टार सिस्टम में जाने की कोशिश करेगा तो लॉजिकली पहला टारगेट यही होगा। अब प्रॉक्सिमा सेंटौरी कोई सन जैसा स्टार नहीं है, ये एक रेड ड्वार्फ स्टार है, साइज में हमारे सन का सिर्फ लगभग 12%। अगर सन एक बास्केटबॉल है तो प्रॉक्सिमा सेंटौरी एक गोल्फ बॉल जितना होगा। टेम्परेचर भी कम है, लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस के आसपास। सन लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है, तो सुनने में लगता है कि ये छोटा, ठंडा और शांत तारा होगा, लेकिन यही कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। रेड ड्वार्फ स्टार्स छोटे जरूर होते हैं, लेकिन ये मैग्नेटिकली बहुत एक्टिव हो सकते हैं, और प्रॉक्सिमा सेंटौरी उन्हीं में से एक है। ये तारा एक्चुअली अकेला भी नहीं है, ये एक ट्रिपल स्टार सिस्टम का हिस्सा है, अल्फा सेंटौरी सिस्टम। अल्फा सेंटौरी ए और बी एक बाइनरी पेयर हैं, दोनों एक दूसरे के चारों तरफ ऑर्बिट करते हैं, और प्रॉक्सिमा सेंटौरी उनसे बहुत दूर लगभग 13,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर ऑर्बिट कर रहा है। एक पूरा ऑर्बिट करने में इसे लगभग 5 लाख साल लगते हैं। मतलब ये सिस्टम डायनामिक है, सब कुछ मूव कर रहा है, और अभी के समय में प्रॉक्सिमा सेंटौरी धीरे धीरे हमारी तरफ आ रहा है लगभग 22 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। अगले लगभग 26,000 सालों में ये हमसे और भी थोड़ा करीब आ जाएगा, लगभग 3.1 लाइट ईयर्स तक। लेकिन ये क्लोजनेस परमानेंट नहीं है, स्टार्स स्पेस में मूव करते रहते हैं, लाखों सालों में नेबर्स बदल जाते हैं, तो प्रॉक्सिमा सेंटौरी हमेशा हमारा सबसे करीबी तारा नहीं रहेगा, लेकिन अभी के लिए ये हमारा सबसे पास वाला स्टेलर नेबर है। और यही वजह है कि जब 2016 में साइंटिस्ट्स ने अनाउंस किया कि इसके चारों तरफ एक प्लैनेट मिला है, तो पूरी दुनिया में एक्साइटमेंट फैल गई, क्योंकि अगर हमारा सबसे करीबी स्टार सिस्टम ही एक
पोटेंशियली हैबिटेबल प्लैनेट रखता है, तो इसका मतलब है यूनिवर्स में ऐसी दुनिया शायद बहुत कॉमन हो, और उस प्लैनेट का नाम है प्रॉक्सिमा सेंटारी बी। अब असली सवाल शुरू होता है, वो प्लैनेट कैसा है? क्या सच में अर्थ जैसा है या सिर्फ डिस्टेंस और साइज की सिमिलैरिटी है? यहीं से कहानी और गहरी होने वाली है। 2016 में जब प्रॉक्सिमा सेंटारी बी की डिस्कवरी अनाउंस हुई, तो असली एक्साइटमेंट सिर्फ इसलिए नहीं था कि एक प्लैनेट मिला है, बल्कि इसलिए था कि ये प्लैनेट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है। लेकिन यहां हमें बहुत क्लियर रहना पड़ेगा। हैबिटेबल जोन का मतलब यहां लाइफ है नहीं होता। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर बाकी कंडीशन सही हों तो सरफेस पर लिक्विड वाटर हो सकता है। प्रॉक्सिमा बी अपने स्टार के चारों तरफ सिर्फ 11.2 डेज में एक ऑर्बिट पूरा कर लेता है। मतलब वहां का एक साल अर्थ के 11 दिन के बराबर है। इसका सीधा मतलब है कि ये प्लैनेट अपने स्टार के बहुत करीब है, और यही क्लोजनेस इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी, क्योंकि जब कोई प्लैनेट अपने स्टार के इतना पास होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं, और साइंटिस्ट्स का स्ट्रांग डाउट है कि प्रॉक्सिमा बी टाइडली लॉक्ड है, यानी प्लैनेट का एक साइड हमेशा स्टार की तरफ रहेगा और दूसरा साइड हमेशा अंधेरे में। अब ये सिचुएशन सिंपल नहीं है। डे साइड पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो सकता है, नाइट साइड पर एक्सट्रीम कोल्ड, लेकिन बीच में एक नैरो बैंड हो सकता है जहां टेम्परेचर रिलेटिवली स्टेबल रहे। वही रीजन थियोरेटिकली लाइफ के लिए सूटेबल हो सकता है। लेकिन यहां असली सवाल सरफेस टेम्परेचर से भी बड़ा है। क्या प्रॉक्सिमा बी के पास एटमॉस्फेयर है? अगर है तो कितना थिक है? अगर नहीं है तो सारी कैलकुलेशंस बदल जाती हैं, क्योंकि बिना एटमॉस्फेयर के लिक्विड वाटर स्टेबल नहीं रह सकता। अब यहां प्रॉब्लम यह है कि प्रॉक्सिमा बी को हम डायरेक्टली देख नहीं सकते। अभी हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड नहीं है कि हम उसके क्लाउड्स, ओशंस या सरफेस फीचर्स की इमेज ले सकें। हम उसके बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स से जानते हैं। रेडियल वेलोसिटी मेथड से पता चला कि प्लैनेट है, उसकी मिनिमम मास पता चली, लेकिन रेडियस एग्जैक्ट कितना है ये अभी क्लियर नहीं है। डेंसिटी क्या है अंदाजा है, कॉन्फर्मेशन नहीं। मतलब अभी भी बहुत कुछ अननोन है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ ये भी है कि प्रॉक्सिमा बी अर्थ से थोड़ा ज्यादा मैसिव है, लगभग 1.17 टाइम्स अर्थ की मास। इसका मतलब हो सकता है कि इसकी ग्रेविटी अर्थ से थोड़ी ज्यादा हो, और अगर ग्रेविटी ज्यादा है तो एटमॉस्फेयर होल्ड करने की कैपेसिटी भी ज्यादा हो सकती है। ये अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि प्रॉक्सिमा सेंटारी एक नॉर्मल स्टेबल स्टार नहीं है। ये एक रेड ड्वार्फ है, और रेड ड्वार्फ्स का बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। और अगर स्टार एग्रेसिव हुआ तो हैबिटेबल जोन में होना भी प्लैनेट को सेफ नहीं बनाता। यहीं से प्रॉक्सिमा बी की होपफुल इमेज थोड़ी अनस्टेबल होने लगती है, क्योंकि प्लैनेट सही डिस्टेंस पर जरूर है, लेकिन क्या उसका स्टार उसे रहने देगा? यही अगला बड़ा सवाल है। अब तक प्रॉक्सिमा बी प्रॉमिसिंग लग रहा था। साइज ठीक, हैबिटेबल जोन में, ग्रेविटी शायद एटमॉस्फेयर होल्ड कर सके। लेकिन असली प्रॉब्लम प्लैनेट नहीं है, प्रॉब्लम है उसका स्टार, प्रॉक्सिमा सेंटारी। प्रॉक्सिमा सेंटारी एक रेड ड्वार्फ है, और रेड ड्वार्फ स्टार्स छोटे जरूर होते हैं, लेकिन अक्सर बहुत ज्यादा मैग्नेटिकली एक्टिव होते हैं। इसका मतलब है कि उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत अनस्टेबल हो सकती है, और जब मैग्नेटिक फील्ड अनस्टेबल होती है तो स्टार पावरफुल स्टेलर फ्लेयर्स रिलीज करता है। अब स्टेलर फ्लेयर क्या होता है? ये बेसिकली अचानक एनर्जी का मैसिव बर्स्ट होता है। एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, हाई एनर्जी पार्टिकल्स सब एक साथ बाहर निकलते हैं। हमारे सन पर भी सोलर फ्लेयर्स होते हैं, लेकिन प्रॉक्सिमा सेंटारी के फ्लेयर्स उससे कई गुना ज्यादा वायलेंट हो सकते हैं। 2019 में एस्ट्रोनॉमर्स ने प्रॉक्सिमा सेंटारी पर एक बहुत बड़ी फ्लेयर डिटेक्ट की। सिर्फ कुछ सेकंड के लिए स्टार की ब्राइटनेस लगभग 14,000 गुना बढ़ गई। इमेजिन करो, अगर सन अचानक 14,000 गुना ब्राइट हो जाए तो क्या होगा? अब प्रॉक्सिमा बी अपने स्टार से बहुत करीब है, अर्थ की तुलना में लगभग 20 गुना ज्यादा पास। मतलब जो भी फ्लेयर निकलेगा वो प्लैनेट को सीधे हिट करेगा। हाई एनर्जी रेडिएशन सीधे एटमॉस्फेयर पर इंपैक्ट करेगा। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या प्रॉक्सिमा बी का एटमॉस्फेयर इन फ्लेयर्स को सर्वाइव कर सकता है? स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि रेड ड्वार्फ स्टार्स के आसपास ऑर्बिट करने वाले प्लैनेट्स का एटमॉस्फेयर धीरे धीरे स्ट्रिप हो सकता है। लगातार रेडिएशन बॉम्बार्डमेंट से गैसेस स्पेस में उड़ सकती हैं। अगर एटमॉस्फेयर पतला हो गया तो सतह एक्सपोज्ड हो जाएगी। अगर एटमॉस्फेयर पूरी तरह चला गया तो लिक्विड वाटर टिक नहीं पाएगा, और बिना लिक्विड वाटर हैबिटेबल जोन का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली बेकार हो जाता है। अब यहाँ एक और लेयर है। रेड ड्वार्फ स्टार्स यंग एज में और भी ज्यादा एक्टिव होते हैं। प्रॉक्सिमा सेंटारी भी अपने अर्ली लाइफ में बहुत वायलेंट रहा होगा। मतलब अगर प्रॉक्सिमा बी पर कभी ओशन रहे भी हों तो पॉसिबिलिटी है कि वो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ही इवेपोरेट हो चुके हों।
लेकिन पिक्चर पूरी तरह डार्क नहीं है। कुछ मॉडल्स सजेस्ट करते हैं कि अगर प्लैनेट के पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो तो वो रेडिएशन से प्रोटेक्शन दे सकता है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमें सोलर विंड से बचाता है। अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो हमारा एटमॉस्फेयर भी धीरे धीरे स्पेस में लीक हो सकता है। तो क्वेश्चन है, क्या प्रॉक्सिमा बी के पास मैग्नेटिक फील्ड है? इसका आंसर अभी अननोन है। अगर प्लैनेट के कोर में मोल्टन मेटल है और वो रोटेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड पॉसिबल है, लेकिन अगर टाइडल लॉकिंग की वजह से रोटेशन स्लो हो गया हो तो मैग्नेटिक फील्ड वीक भी हो सकता है। और अगर मैग्नेटिक शील्ड कमजोर है तो स्टेलर फ्लेयर्स प्लैनेट के लिए लगातार थ्रेट बने रहेंगे। ऑब्जर्वेशंस ये भी दिखाती हैं कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी पर छोटे फ्लेयर्स बहुत कॉमन हैं। कुछ दिनों में मल्टीपल फ्लेयर्स डिटेक्ट हुए हैं, मतलब रेडिएशन एक्सपोजर ओकेजनल नहीं रेगुलर हो सकता है। अब इमेजिन करो, एक प्लैनेट जहां एक साइड परमानेंट डे, दूसरा साइड परमानेंट नाइट, ऊपर से लगातार हाई एनर्जी रेडिएशन, एटमॉस्फेयर अनसर्टन, मैग्नेटिक फील्ड अज्ञात। ये तस्वीर अर्थ जैसी नहीं लगती। हैबिटेबल जोन में होना एक चीज है, एक्चुअली हैबिटेबल होना दूसरी, और प्रॉक्सिमा बी इसी फाइन लाइन पर खड़ा है, प्रॉमिसिंग भी, रिस्की भी। अब अगला लॉजिकल सवाल है, अगर वहां लाइफ पॉसिबल भी हो तो क्या इंसान कभी वहां तक पहुंच पाएगा? और अगर पहुंच भी गए तो क्या सर्वाइव कर पाएंगे? यहीं से कहानी एक्सप्लोरेशन की तरफ मुड़ती है। अब तक हमने ये समझ लिया कि प्रॉक्सिमा बी थियोरेटिकली इंटरेस्टिंग है, लेकिन प्रैक्टिकली वहां तक पहुंचना हमारी सबसे बड़ी चैलेंज है, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ डिस्टेंस की नहीं है, प्रॉब्लम टाइम की है। हमारी मौजूदा स्पेस टेक्नोलॉजी सोलर सिस्टम के अंदर काम करती है। मार्स तक पहुंचने में महीनों लगते हैं, आउटर प्लैनेट्स तक प्रोब्स भेजने में सालों। लेकिन प्रॉक्सिमा बी किसी प्लैनेट का मिशन नहीं है, ये इंटरस्टेलर मिशन है। वॉयेजर 1 अभी भी ट्रैवल कर रहा है, लेकिन वो सन की ग्रेविटी से मुश्किल से बाहर निकला है, और वो भी लाइट स्पीड का सिर्फ 0.005% स्पीड अचीव कर पाता है। इस स्पीड पर प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसीलिए साइंटिस्ट कन्वेंशनल रॉकेट से आगे सोच रहे हैं। 2016 में एक एम्बिशियस आइडिया लॉन्च हुआ, ब्रेक थ्रू स्टारशॉट। कॉन्सेप्ट सिंपल है, लेकिन एग्जीक्यूशन अत्यंत कॉम्प्लेक्स। आइडिया ये है कि बड़े स्पेसक्राफ्ट भेजने के बजाय बहुत छोटे ग्राम स्केल प्रोब्स भेजे जाएं। इन्हें कहते हैं स्टार चिप्स। साइज एक पोस्टेज स्टैंप जितना, वेट कुछ ग्राम्स, लेकिन अंदर कैमरा, सेंसर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम। अब क्वेश्चन ये है, इतना छोटा प्रोब इतनी दूर कैसे जाएगा? आंसर है लाइट सेल टेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल रॉकेट्स फ्यूल कैरी करते हैं, लेकिन लाइट सेल फ्यूल कैरी नहीं करता। इसके साथ एक बेहद पतली रिफ्लेक्टिव सेल जोड़ी होगी। अर्थ से ताकतवर लेजर बीम्स इस सेल पर फायर की जाएंगी। लेजर लाइट सेल को पुश करेगी। फिजिक्स सिंपल है, लाइट में मोमेंटम होता है, और अगर इंटेंसिटी बहुत हाई हो तो वो ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट कर सकती है। ब्रेक थ्रू स्टारशॉट का गोल है प्रोब्स को लाइट स्पीड के लगभग 20% तक एक्सेलरेट करना। लाइट की स्पीड का 20%, मतलब लगभग 60,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। इस स्पीड पर प्रॉक्सिमा सिस्टम तक पहुंचने में लगभग 20 से 25 साल लग सकते हैं, मतलब एक इंसानी लाइफ टाइम के अंदर। लेकिन यहाँ चैलेंजेस कम नहीं है। पहला, अर्थ पर मल्टी गीगावाट लेजर अरे बनाना। इतनी पावर कंटिन्यूस जनरेट करना अभी भी इंजीनियरिंग चैलेंज है। दूसरा, इंटरस्टेलर स्पेस खाली नहीं है, वहां माइक्रोस्कोपिक डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। अगर प्रोब 20% लाइट स्पीड से ट्रैवल कर रहा हो तो एक छोटा डस्ट पार्टिकल भी बुलेट जैसा इंपैक्ट कर सकता है। शील्डिंग डिजाइन करना बहुत मुश्किल होगा। तीसरा, जब प्रोब प्रॉक्सिमा सिस्टम तक पहुंचेगा तो वो स्लो नहीं होगा, वो फ्लाई बाय करेगा हाई स्पीड से, मतलब इमेजेस कैप्चर करने के लिए सेकंड्स या मिनट्स का ही विंडो होगा, और फिर डेटा अर्थ तक भेजना। 4.24 लाइट ईयर्स की दूरी से सिग्नल भेजना आसान नहीं है। कमजोर सिग्नल, लॉन्ग डिले, बड़े पैमाने पर डेटा लॉस रिस्क। लेकिन अगर ये मिशन सक्सेसफुल हुआ तो पहली बार हम किसी दूसरे स्टार सिस्टम की क्लोजअप इमेजेस देखेंगे। प्रॉक्सिमा बी के क्लाउड्स हैं या नहीं, सरफेस कैसी है, एटमॉस्फेयर डिटेक्ट होता है या नहीं, ये सब पहली बार डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से पता चल सकता है। और ये सिर्फ साइंटिफिक माइलस्टोन नहीं होगा, ये साइकोलॉजिकल शिफ्ट होगा, क्योंकि पहली बार ह्यूमैनिटी सोलर सिस्टम के बाहर किसी वर्ल्ड को डायरेक्टली देखेगी। लेकिन यहाँ एक रियलिस्टिक बात भी है, ब्रेक थ्रू स्टारशॉट अभी कॉन्सेप्ट स्टेज में है, रिसर्च चल रही है, फंडिंग और इंजीनियरिंग दोनों चैलेंजेस हैं। मतलब अगले 10 से 20 सालों में मिशन लॉन्च हो जाए ये गारंटीड नहीं है, लेकिन ये क्लियर है कि अगर ह्यूमैनिटी कभी इंटरस्टेलर स्पीशीज बनेगी तो प्रॉक्सिमा सिस्टम पहला टारगेट होगा, क्योंकि ये सबसे करीब है, सबसे रीचेबल है रिलेटिवली, और सबसे इंपॉर्टेंट,
वहां ऑलरेडी एक अर्थ साइज्ड प्लैनेट मौजूद है। अब अगला सवाल ये नहीं है कि हम पहुंच सकते हैं या नहीं, सवाल ये है अगर हम वहां पहुंचे तो क्या प्रॉक्सिमा बी हमारे लिए यूजेबल वर्ल्ड होगा या सिर्फ स्टडी करने लायक एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। और यहां से डिस्कशन फ्यूचर और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की तरफ जाता है। तो अब तक हमने 3 बड़ी चीजें देख लीं। डिस्टेंस विशाल है, प्लैनेट इंटरेस्टिंग है, स्टार खतरनाक है और वहां पहुंचना अभी भी चैलेंज है। अब क्वेश्चन ये है, लॉन्ग टर्म में प्रॉक्सिमा सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले एक चीज समझनी होगी, रेड ड्वार्फ स्टार्स जैसे प्रॉक्सिमा सेंटाउरी बहुत लंबे समय तक सर्वाइव करते हैं। हमारा सन लगभग 10 बिलियन साल तक जलेगा, उसके बाद वो रेड जायंट बनेगा और फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रॉक्सिमा सेंटारी जैसे रेड ड्वार्फ्स ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक जल सकते हैं। करंट एस्टिमेट के हिसाब से प्रॉक्सिमा सेंटारी लगभग 4 ट्रिलियन साल तक स्टेबल रह सकता है। मतलब यूनिवर्स की करंट एज लगभग 13.8 बिलियन साल है और प्रॉक्सिमा सेंटारी उससे लगभग 300 गुना ज्यादा समय तक जलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर प्रॉक्सिमा बी पर कभी स्टेबल कंडीशंस डेवलप हो गईं, तो वहां लाइफ के इवॉल्व होने के लिए प्रैक्टिकली अनलिमिटेड टाइम होगा। टाइम एवोल्यूशन का सबसे बड़ा फैक्टर है। अर्थ पर कॉम्प्लेक्स लाइफ डेवलप होने में लगभग 4 बिलियन साल लगे। अगर प्रॉक्सिमा बी पर रेडिएशन लेवल कभी फ्यूचर में कम हुआ या मैग्नेटिक शील्डिंग स्ट्रांग हुआ तो थियोरेटिकली वहां जीवन का विकास हो सकता है। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल पॉइंट भी है, प्रॉक्सिमा सेंटारी हमेशा से हमारा सबसे करीबी स्टार नहीं था और हमेशा नहीं रहेगा। स्टार स्पेस में मूव करते रहते हैं। मौजूदा कैलकुलेशंस के अनुसार प्रॉक्सिमा सेंटारी अभी हमारी तरफ लगभग 22 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आ रहा है। लगभग 26,000 साल बाद ये हमसे करीब 3.1 लाइट ईयर्स की मिनिमम डिस्टेंस पर होगा, फिर धीरे धीरे दूर जाना शुरू करेगा। लगभग 33,000 साल बाद एक और स्टार रॉस 248 हमारा क्लोजेस्ट नेबर बन जाएगा। मतलब कॉस्मिक स्केल पर क्लोजेस्ट स्टार भी परमानेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, सब कुछ मूव कर रहा है। अब एक और इंटरेस्टिंग एंगल है, प्रॉक्सिमा सेंटारी अकेला नहीं है, ये अल्फा सेंटारी सिस्टम का हिस्सा है। अल्फा सेंटारी ए और बी दोनों सन जैसे स्टार्स हैं और फ्यूचर ऑब्जर्वेशंस ये पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं कि उनके आसपास भी प्लैनेट्स हो सकते हैं। मतलब हमारे सबसे करीबी स्टार सिस्टम में एक नहीं, मल्टीपल प्लैनेटरी वर्ल्ड्स हो सकते हैं। अब यहाँ एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी आती है, अगर प्रॉक्सिमा बी पर कोई एडवांस्ड सिविलाइजेशन हो तो क्या वो हमें डिटेक्ट कर सकती है? आंसर थियोरेटिकली हाँ है। जैसे हमने प्रॉक्सिमा बी को रेडियल वेलोसिटी मेथड से डिटेक्ट किया, वैसे ही अगर वहां एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स हों तो अर्थ को भी डिटेक्ट किया जा सकता है। अर्थ जब सन के सामने से गुजरती है तो सन की लाइट थोड़ी डिम होती है। ये डिमिंग सिग्नल 4 लाइट ईयर्स की दूरी से डिटेक्टेबल हो सकता है अगर इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव हों। मतलब अगर प्रॉक्सिमा बी पर कोई सिविलाइजेशन है तो वो ऑलरेडी जान सकती है कि एक रॉकी प्लैनेट एक येलो स्टार के हैबिटेबल जोन में ऑर्बिट कर रहा है और शायद वो भी यही सोच रहे हों, क्या वहां लाइफ है? लेकिन अभी तक कोई कंफर्म्ड सिग्नल नहीं मिला है। प्रॉक्सिमा सिस्टम पर कई बार सेटी प्रोग्राम्स ने रेडियो सिग्नल स्कैन किए हैं। कुछ इंटरेस्टिंग नैरो बैंड सिग्नल्स डिटेक्ट हुए थे, लेकिन बाद में अनकन्फर्म्ड या टेरेस्ट्रियल इंटरफेरेंस निकले। मतलब अभी तक कोई क्लियर एविडेंस नहीं है कि वहां इंटेलिजेंट लाइफ है। अब फाइनल प्रैक्टिकल बात, प्रॉक्सिमा बी हमारे लिए कॉलोनाइजेशन टारगेट है या साइंटिफिक टारगेट? करंट डेटा के हिसाब से ये कॉलोनाइजेशन कैंडिडेट से ज्यादा साइंटिफिक क्यूरियोसिटी है। रेडिएशन हाई है, एटमॉस्फेयर अनसर्टन है, सरफेस कंडीशंस अननोन है। लेकिन इसका इंपॉर्टेंस कम नहीं होता, क्योंकि ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हैबिटेबल जोन कॉन्सेप्ट अलोन काफी नहीं है। स्टार बिहेवियर समान रूप से महत्वपूर्ण है, मैग्नेटिक शील्डिंग इंपॉर्टेंट है, एटमॉस्फेरिक रिटेंशन क्रिटिकल है। प्रॉक्सिमा बी ने साइंटिस्ट्स को एक बहुत क्लियर लेसन दिया है। अर्थ लाइक साइज और हैबिटेबल जोन सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन रियल हैबिटेबिलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है और शायद फ्यूचर टेलीस्कोप्स जैसे एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप या नेक्स्ट जनरेशन स्पेस ऑब्जर्वेटरीज हमें प्रॉक्सिमा बी के एटमॉस्फेयर के स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स डिटेक्ट करने में मदद करें। अगर कभी वहां ऑक्सीजन, मेथेन या वाटर वेपर क्लियर सिग्नल में डिटेक्ट हुआ तो ये ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिस्कवरी होगी। लेकिन अभी के लिए प्रॉक्सिमा सेंटारी बी एक क्वेश्चन मार्क है, हमारी सबसे नजदीकी दूसरी दुनिया, रीचेबल फ्यूचर में, लेकिन अभी भी अननोन। और यही इसे इंटरेस्टिंग बनाता है, क्योंकि पहली बार हमारे पास एक ऐसा टारगेट है जो सोलर सिस्टम के बाहर है, लेकिन इतना भी दूर नहीं कि इम्पॉसिबल लगे। इंटरस्टेलर एक्सप्लोरेशन की बात जब भी होगी, प्रॉक्सिमा सिस्टम हमेशा सेंटर में रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप मार्स नहीं है, नेक्स्ट स्टेप स्टार्स हैं और उनमें सबसे पहले प्रॉक्सिमा सेंटारी